हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए आईसीआर टेक्नीशियन का जो हमारा मॉक टेस्ट है वो पेपर के लेवल का ही मैं देखिए टेस्ट बना भी रहा हूँ इस समय। पिछले 2 वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ जिसमें काफ़ी लोगों ने कहा सर टेस्ट आपका काफ़ी सही है, क्योंकि देखिए मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही टेस्ट बना रहा हूँ। और इसमें से मैं आज जो नया टेस्ट लेने वाला हूँ, टेस्ट नंबर 3 है हमारा। ठीक है, टेस्ट नंबर हमारा 3 है और इससे पहले 2 मैं करा चुका हूँ, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके दोनों टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी हमारा हेल्प करेगा। तो देखिए मैं रोज़ शुरू जीके से करता था, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ पहले जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा किसका, सोशल साइंस का है और दूसरा क्या हमारा साइंस का है। तो पहले मैं स्टार्ट करने वाला सोशल साइंस, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा साइंस। चलिए शुरू करते हैं आज के देखिए पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया है। देखिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था हमारा, ये पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो ये हमारा किया गया था सन 1986 में। ठीक है, 1986 में क्या किया गया था, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम को पारित कर दिया गया था हमारा। ठीक है, जिन लोगों को थ्योरी करनी है उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी रखी है, तो प्लीज़ जाके थ्योरी कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा का टाइम बहुत ही कम बचा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। देखिए भारत में जो उपभोक्ता आंदोलन का जो उदय हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था, ये हुआ था सन 1960 के दशक में। ठीक है, 1960 के दशक में भारत में उपभोक्ता आंदोलन का हमारा उदय हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था। तो ये 1960 के दशक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा कि जिला उपभोक्ता मंच में कितने सदस्य होते हैं। देखिए जिला उपभोक्ता मंच में कितने सदस्य होते हैं? तो जिले में हमारे 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिला उपभोक्ता की बात कर रहा है। ठीक है, तो उपभोक्ता में हमारे कम से कम 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित है। उपभोक्ता के अधिकारों में क्या सम्मिलित होता है? तो ये हमारा प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण, चुनने का अधिकार और लास्ट में क्या है, उपरोक्त में सभी। तो ये हमारा उपभोक्ता का हमारा क्या होता है, अधिकार होता है। देखिए कुछ यहाँ पे मैंने एक ही लेसन से 3-4 क्वेश्चन ले लिए हैं हमारे, और मैं क्या क्या कर रहा हूँ, पहले वीडियो में पहला लेसन मैंने खत्म कर दिया, दूसरे में दूसरा खत्म कर दिया था, और ये हमारा तीसरा खत्म हो रहा है हमारा। तो इसमें से मैंने 2-3 लेसन के मिक्स करके क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा कि जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है। देखिए जिला अदालतें जो होती है हमारी, उसमें कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है? तो उसमें होता है हमारा 20 लाख। ठीक है, 20 लाख तक की सुनवाई जो होती है हमारी, उतने ही में ही क्या होता है, जिला अदालतों में की राशि तक की हमारे मुकदमों की सुनवाई होती है। इस जो ये लेशन है हमारा उपभोक्ता वाला, इसके मैंने कंप्लीट थ्योरी और साथ में उसकी एमसीक्यू, मात्र ज़्यादा नहीं आधे घंटे की क्लास है हमारी, आधे घंटे की क्लास है, कृपया जाके देख लीजिए। बहुत ही टाइम कम बचा है, एक ही लेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने, थ्योरी सहित करिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही हेल्प करेगा। परीक्षा में कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लिए किसी को नहीं पता है, तो प्लीज़ थ्योरी करके एमसीक्यू करिएगा। साथ में मैंने कराया, मात्र आधे घंटे की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? देखिए दो देशों के जो मध्य होने वाला व्यापार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो देशों का अगर कोई भी हमारा देश हो गए, दो देश करते हैं, तो उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, वैश्वीकरण का क्या है? देखिए वैश्वीकरण क्या होता है हमारा, वैश्वीकरण होता क्या है एक हिसाब से ये होता है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, यही हमारा होता है वैश्वीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का रास्ता। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का रास्ता कैसे हो सकता है? वो क्या कर सकती है, दूसरे देशों में कारखाने स्थापित कर सकती हैं, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन कर सकती हैं, और स्थानीय कंपनियों को खरीद सकती हैं। तो उपरोक्त में सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश का रास्ता सभी में हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, अंग्रेजों के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा? देखिए अंग्रेजों के समय भारत का जो विदेशी व्यापार था हमारा, ये कैसा था, ये एक प्रकार से क्या करते थे, कच्चे माल का निर्यात एवं निर्मित माल का आयात करते थे। ठीक है, जो कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का क्या करते थे, हमारा आयात करते थे। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को रखा था। ये हमारा ये लेशन का नाम हमारा मानव संसाधन से, उसी मैंने लेसन से रखा है, क्योंकि जो कि आपके सिलेबस में दे भी रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है हमारी, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक प्रकार से वो कंपनी होती है जिसका व्यवसाय
मतलब जिसका व्यवसाय वह कंपनी होती है जिसका व्यवसाय एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्रों तक के फैला होता है। देखिए ठीक है, जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक में फैला होता है वही हमारी क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि भारत में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। देखिए भारत में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में परीक्षा में कंफर्म है कि 99% में कह रहा हूँ बन सकता है। देखिए 1% तो किसी का भरोसा नहीं कि बने कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं 99% कह सकता हूँ कि आर्थिक नीति से क्वेश्चन लिया गया हमारा, तो ये 1991 में बनेगा। पहले मैं क्वेश्चन कई सारे करा चुका हूँ, तो आप लोग जाके प्लीज कोर्स जरूर पूरा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा कि वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार बनती है, तो ये हमारी बनती है संघात्मक सरकार। ठीक है, बेल्जियम हमारी किस प्रकार की सरकार थी, तो ये हमारी संघात्मक सरकार थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए मैंने इसमें ऑप्शन इंक्लूड किए, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आप लोग समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार। देखिए भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट अधिकार होता है हमारा, ये किसके पास होता है, ये होता है हमारा एटलीस्ट होता है हमारा केंद्र सरकार के पास। ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो अधिकार होता है वो सबसे ज्यादा होता है हमारा किसके पास, केंद्र सरकार के पास। केंद्र और राज्य दोनों पास नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास रखेंगे, इसीलिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है। देखिए राज्य सूची में कौन सा नहीं होता है हमारा, कृषि राज्य सूची में आती है, जेल यानी कारागार राज्य सूची में आती है, सिंचाई ये भी राज्य सूची में आती है, लेकिन जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है हमारी, ये सुरक्षा हमारी राज्य सूची में नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए संघ सूची का विषय हमसे कह रहा है कौन सा नहीं है। देखिए संघ सूची के अंदर विदेश मामले आते हैं, मुद्रा भी आती है, बैंकिंग भी आती है, लेकिन कानून और व्यवस्था ये हमारी क्या होती है, संघ सूची के अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हमारा कि जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए जो सत्ता होती है हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण की आपसे कभी कभी परिभाषा भी डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो वैसी सत्ता जो केंद्र और राज्यों से क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है, लेकिन स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पंचायत राज की प्रणाली में शामिल। देखिए पंचायत राज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ये हमारे आते हैं, ये हमारा आता है ग्राम आता है, ब्लॉक आता है और जिला आता है। देखिए यही होता है पंचायत राज की प्रणाली के अंतर्गत हमारा ग्राम, ब्लॉक और जिला, ये तीनों हमारे पंचायत राज की प्रणाली के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है। देखिए नगर निगम जो होता है हमारा वो पर्टिकुलर एक प्रकार से जिले में होता है हमारा नगर निगम, और नगर निगम कहाँ के प्रमुख को कहते क्या है, तो ये हम लोग कहते हैं मेयर। ठीक है, ये नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो ये हमारा कहा जाता है एक प्रकार से मेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल होती है। देखिए बात करते हैं रोपड़ फसल की। रोपड़ फसल होती क्या है, तो ऐसी फसल जिसे मनुष्य क्या करता है, एक प्रकार से पहले क्या करता है, बोता है, और बोता उसके बाद हमारे एक प्रकार से काट सकते हैं या फिर हमारा तोड़ा जा सकता है। तो ऐसी फसल को हम लोग रोपड़ फसल के नाम से जानते हैं, और ये एक प्रकार से मनुष्य और जानवरों के लिए अधिकतर बोई जाती है, तो ये रोपड़ फसल कहलाती है हमारी। तो ये हमारी इनमें से क्वेश्चन में कौन सा होता है, रोपड़ फसल है, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गेहूं जो होती है एक प्रकार से रोपड़ फसल होती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जिस लोगों ने कृषि वाला लेसन नहीं किया है, कृषि वाला कृपया जाके उसको प्लेलिस्ट बनी रखी, कृषि वाला कंप्लीट कर लीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन आपके कृषि से आने ही आने, तो कंफर्म कर लीजिए। 1 से 1.5 हज़ार लोगों ने उसको देखा है, तो प्लीज जाके आप भी पूरा कर लीजिए, आपका भी यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, एमसीक्यू थ्योरी मैंने दोनों कराई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा निम्न में से कौन सी जायद की फसल होती है। देखिए जायद की फसल हमारी होती क्या, देखिए रबी, एक होती है रबी की फसल, दूसरी होती है हमारी खरीफ की फसल, और तीसरी होती है हमारी जायद की फसल। हमसे पूछा जायद की फसल इनमें से कौन सी है, तो जायद की फसल हो जाएगी हमारी तरबूज। ठीक है, तरबूज हो गया है और खरबूजे हो गए, तो ये समय, और ककड़ी और खीरे, तो ये सभी हमारे किस फसल के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारे जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान। देखिए वैसे तो अगर कह देते हैं कि किस फसल में प्रथम स्थान है, तो हो जाता है हमारा गेहूं का, ठीक है, उत्पादन में, लेकिन ये नहीं हमारा ऑप्शन कह रहा है। यहाँ पे गेहूं की बात करें तो गेहूं उत्पादन में हमारा हो जाएगा चीन का है, और बात करें चावल का भी चीन में है, लेकिन कह रहा है कौन सी यहाँ पे प्रथम स्थान पर, तो हमारी जो तिलहन हो जाएगा। ठीक है, जो तिलहन है हमारा, ये हमारा विश्व में प्रथम स्थान पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्पादन की बात कर रहा है, ध्यान से आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमारा
भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है हमारी, इसका मुख्य आधार क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर कृषि, यानी कि ठीक है कृषि ही होती है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर चलते हैं। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? देखिए जो ग्रीष्मकालीन होती है हमारी, ये पर्याप्त फसल ये किसके लिए होती है? तो ये हमारी होती है जो धान होता है, ठीक है। धान वो एक प्रकार से कौन सी फसल है? तो ये हमारी होती है खरीफ की फसल होती है, ठीक है। खरीफ की फसल जो होती है हमारी, ये जुलाई और अगस्त के महीने में आई थिंक बोई जाती है। तो यही होती है खरीफ की फसल, और खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगी हमारी धान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24 क्या है हमारा? निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल? देखिए खरीफ की फसल आ भी गई, तो इसमें खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारी आपकी चावल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है हमारा? हाँ क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय वहां राजवंश का शासन। देखिए 1789 की क्रांति हमारी फ्रांस की क्रांति हुई थी, लेकिन वो कह रहा है वहां पे किसका शासन था? तो आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइएगा सर जी इसका राइट आंसर क्या है। अब मैं इसके बाद कराने वाला आपकी साइंस है कि ये जो चैप्टर है मैं सारे के सारे करा चुका हूँ, अलग से प्लेलिस्ट बनी, प्लीज जाके कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं साइंस पे। तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स आपकी साइंस स्टार्ट होती है, इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ आइशिया टेक्नीशियन। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे एग्जाम में, आने वाली परीक्षा में कंफर्म है आपके यहाँ से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है हमारे। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन के लेवल आप देखिएगा फिर मुझे कहिएगा, क्योंकि अब इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप खुद एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जी इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम है निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? देखिए जो डाल्टन का आंशिक नियम होता क्या था, ये एक प्रकार से था कि क्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब के संबंध में, यही होता है हमारा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। फिर से एक बार, क्रिया न करने वाली गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब को ही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। तो ये हमारा किस पर लागू होता है हमारा? तो ये जो होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे H2 हाइड्रोजन पर, इन्हीं पर क्या होता है डाल्टन का आंशिक नियम हमारा लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि SnCl2 + 2HgC1 डैश Hg2C12 + SnCl उपर्युक्त अभिक्रिया में है। तो ये देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो अभिक्रिया है इसमें से ऑक्सीकृत हो जाएगी। तो इसमें जो ऑक्सीकृत होने वाली अभिक्रिया ये हमारी SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? देखिए बी सही हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे रिएक्शनों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं सोचने वाला हूँ कि ये जो रिएक्शन से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपका बन सकता है रिएक्शन से भी, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में सारा आपको कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा कि यदि एक परिपथ में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए विभवांतर यानी कि V और धारा यानी कि I। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है कि बनेंगे कि विभवांतर यानी कि और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध, एक फॉर्मूला पड़ा होगा, V बराबर क्या होता है IR, और हमसे कर विभवांतर को और धारा को दोगुना कर दिया है तो विभवांतर को दोगुना कर दो भाई और धारा को भी दोगुना कर दो। तो कह रहा है परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए ये भी दोगुना हो रहा है और ये भी दोगुना हो रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। ये ओम का नियम भी होता है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर V बराबर अगर हमारा IR आ जाएगा तो ये तो हमारे भाई समान थे, जैसे था वैसे ही फिर से बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? समान रहता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है? अब बताइए भाई विद्युत रोधी नहीं, तो विद्युत वाला मैंने चैप्टर अच्छे से कराया है हमारा, तो देख लीजिएगा आप लोग। विद्युत रोधी नहीं है तो देखिए विद्युत के लिए विद्युत रोधी हमारा, देखिए कागज, इसमें से क्या विद्युत प्रभावित होगी? नहीं होगी। हीरे में प्रभावित होगी? नहीं होगी। एबोनाइट में, एबोनाइट की छड़ है, नहीं प्रभावित होगी। लेकिन जो नाइक्रोम है हमारा, ये विद्युत रोधी नहीं है हमारा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 का अच्छा क्वेश्चन है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान बताइए। अब बताइए भाई, ये सिलेबस में आपके दिया भी है हमारा लेशन, जब कई परिपथ हमारे श्रृंखला में जुड़े होते हैं, श्रृंखला का मतलब जब कई प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। देखिए श्रेणी क्रम का फिगर ऐसे बनता है हमारा, जब कई प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो करंट यानी I का मान क्या रहता है? तो करंट का मान हमारा श्रेणी क्रम में, याद रख लीजिए हमारा श्रेणी क्रम में करंट का मान हमेशा क्या होता है? एक समान रहता है,
ठीक है, श्रृंखला में जो हमारा करंट यानी धारा का मान क्या होता है हमारा समान रहता है, और जब यही बात कर देता समांतर क्रम में तो वहां पर वोल्टेज यानी विभवांतर का मान समान रहता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। हमारा विद्युत धारा के टेम्परेचर पर कौन सा हमारा इनमें से आधारित नहीं होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्लैट नहीं, ये प्लेट लिखा है, टाइपिस्ट तो क्या बताएं हम उसको, इलेक्ट्रिक प्लेट आयरन, तो ये हमारे टेम्परेचर पर आधारित होती है। और ये हमारे इलेक्ट्रिक केतली यहाँ इसको भी गर्म करेंगे टेम्परेचर प्रभावित होती है। और इलेक्ट्रिक टोस्टर भी ऐसे ताप पर प्रभावित होता है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिक घंटी है, हमारा इलेक्ट्रिक घंटी होती है तापीय प्रभाव पर होती नहीं है। तो सर जी ये बताइए कि इलेक्ट्रिक घंटी होती किस पर है। तो ये होती है हमारी विद्युत चुंबकत्व पर कार्य करती है। याद रख लीजिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक घंटी होती है ये किस नियम पर कार्य करती है। तो याद कर लीजिए विद्युत चुंबकत्व पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के परिपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। देखिए जब कोई हमारा उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर करीब 40,000 किलोमीटर त्रिज्या में क्या करता है, घूमता है हमारा, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमारा नगण्य हो जाएगा, यानी कि 0 जूल हो जाएगा। कार्य हमारा कोई होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि चारों ओर क्या कर रहा है हमारा त्रिज्या की ओर चक्कर ही लगा रहा है। तो यहाँ पर किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कार्य का कभी कभी मात्रक भी पूछ लेते हो तो क्या हो जाएगा हमारा, जूल होता है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। देखिए अनुदैर्घ्य तरंगों में कण जो संचरण की दिशा में कंपन करते हैं ये कैसे करते हैं, तो ये हमारे एक प्रकार से करते हैं, याद रखिएगा आप लोग, जो समांतर। ठीक है, जो अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा कैसी होती है, तो ये हमारी होती है समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और अनुदैर्घ्य तरंगे होती भी कौन सी हैं, तो अनुदैर्घ्य तरंगे हमारी एक प्रकार से याद कर लिए ध्वनि तरंगे होती हैं शायद हमारी। ठीक है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे हमारी ध्वनि तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे समांतर होती है, तो 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लाइट से क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट देखिए, और लाइट वाला आप लोग लेसन जरूर कर लीजिएगा। मैंने काफी उसको पूरा लेसन में खत्म कर दिया एमसीक्यू थ्योरी सहित, प्लीज आप लोग लेसन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, गोली दर्पण के मध्य की, ध्यान सुनिए, गोली दर्पण ये बना दिया हमने, गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को, परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये हो गया। अब यहां से गोली दर्पण, तो मान लिया ये हमारा होता है अवतल दर्पण इधर वाला, और इधर होता है हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो ये अगर यहां से एक बार और थोड़ा समझा देते हैं, अगर यहां से कोई ये ऐसे गई और ये ऐसे काट दी तो ये हो गया अवतल दर्पण। यही हमसे कह रहा है गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ये परावर्ती पृष्ठ के ये जो मध्य बिंदु होता है इसी को हम लोग पोल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए स्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 होगा हमारा, यही क्या होता है हमारा, स्टेगलोमीटर नापने के लिए किया जाता है। तो ये पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान सुनिए, 11 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने के पर अक्षर हमारे उभर आते हैं। देखिए चौक से लिखने पर अक्षर हमारे उभर आते हैं, तो ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा असंजक बल के कारण। असंजक बल के कारण ही क्या होता है हमारा, चौक से लिखने पर अक्षर हमारे उभर कर आ जाते हैं। सर जी असंजक बल और ससंजक बल होता क्या, थोड़ा समझा दीजिए हमको। तो देखिए ध्यान सुनिए, जो ससंजक बल होता है हमारा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही हमारा क्या कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है। और भिन्न भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। फिर से एक बार, एक ही पदार्थों के मध्य एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाएगा, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाएगा। तो यहां पर देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने अक्षर उभर आते हैं, तो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है हमारा कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है। देखिए मगरमच्छ के जो बच्चा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा हैचलिंग। हैचलिंग नाम से ही क्या होता है, मगरमच्छ के बच्चे को हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर
4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। देख किसी पिंड का जो भार होता है ये न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो ये होता है न्यूनतम की जब बात कर देता है तो ये हमारा होता है भूमध्य रेखा पर। याद कर लीजिए किसी पिंड का न्यूनतम भार कहाँ होता है, तो ये होता है हमारा भूमध्य रेखा पर। और जब कह दे कि हमारा ध्रुव, जब कहता है न्यूनतम की जगह यहीं पे कह देते हैं किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ पर होता है, तो ये हमारा हो जाता है ध्रुवों पर। ठीक है, न्यूनतम की कहेगा तो भूमध्य पर और अधिकतम की कहेगा तो ध्रुवों पर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, आकार में बदलाव के कारण, ठीक है, आकार में बदलाव के कारण हमारा शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। देखिए आकार में अगर बदलाव होता है तो शरीर में प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग किस ऊर्जा के नाम से जानते हैं, तो वो जो होती है हमारी एक प्रकार से प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, आकार में अगर बदलाव होता है तो शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सर जी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, तो ध्यान सुनिए कि आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उस पदार्थ के अंदर संग्रहित हो जाना ही हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। फिर से एक बार, आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उस पदार्थ के अंदर संग्रहित हो जाना ही हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर आकार में शब्द आया, बदलाव का शरीर में क्या प्रभावित हो रही, ऊर्जा प्रभावित हो रही है यहाँ पे, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, पानी का घनत्व तो क्या है। देखिए पानी का जो घनत्व होता है, घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व को पहले घनत्व समझ लिए, घनत्व यानी कि डी। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, ये डी लिखा है, एक मिनट फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, डी लिखा है हमारा, डी बराबर क्या होता है हमारा m अपान में v। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम और आयतन क्या होता है घन मीटर। अब कह रहा पानी का घनत्व क्या, तो पानी का जो घनत्व होता है हमारा ये होता है हमारा 1000 किलो घन मीटर। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा कि 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। तो कह रहा समयांतराल होगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारा कि जब 500 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारी क्या दे रखी है, चाल दे रखी है। चाल का मात्रा भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है हमारा। आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी दे रखी है एफ। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, यहाँ फॉर्मूला होता है हमारा एफ इक्वल टू 1 अपॉन में टी इक्वल टू वी अपॉन में लैम्डा। ये हमारा होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, एफ इक्वल टू 1 अपान में टी इक्वल टू वी अपान में लैम्डा हमारा। अब यहाँ पे बात आती है, सर जी हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं, कुछ नहीं चीज़ें दे रखी। तो यहाँ पे ध्यान सुनिए, यहाँ पे हमसे समय अंतराल क्या होगा, हमसे ये चीज़ पूछ रखी है। तो यहाँ पे हमसे टी पूछा, तो अगर यहाँ पे अगर हम टी निकालें तो टी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, लैम्डा अपान में वी। अब ध्यान से देखिए, टी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान में वी हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमारे पे कितनी, तरंग की आवृत्ति कितनी है हमारे पास, 20 दे रखी है। और हमारे पास वी हमारे पास चाल हमारे पे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 50 और 50.0 यानी 50 चौके 200, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर यहाँ 4 हो जाएगा। समय अंतराल कितना हो जाएगा, 0.0004 सेकेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हमारा कि निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। देखिए यहाँ पे डिग्री की बात कर रहा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो एल्यूमिनियम होता है हमारा, इसी पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। कमेंट करके सर मुझे बता दी कि सर जी यहाँ पे मुझे लगता है इस्पात भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक यहाँ पे अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ही सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही होगा। अगर रॉन्ग हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा कि रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है। देखिए दृष्टि का वह क्षेत्र जहां रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग जानते हैं गर्तिका। ठीक है, जो गर्तिका होती है, यही एक शब्द दे रखा है यहाँ पे, मानव नेत्र से एक लेशन मैंने उठाया क्योंकि आपके चैप्टर में दे रखा है हमारा कि रेटिना का वह क्षेत्र जहां पर दृष्टि सर्वाधिक होती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग गर्तिका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है।
अब इसमें से बताना कौन सा हार्मोन जो है हमारा रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, तो वो होता है हमारा ग्लूकोगॉन। ठीक है, जो ग्लूकोगॉन होता है हमारा, यही क्या होता है, रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि जिसके द्वारा हमारे गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है, तो उस विधि को हम लोग जानते हैं गर्भ निरोध। जो गर्भ निरोध विधि होती है, इसी को हम लोग कहते हैं कि गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है हमारा, कि सफेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्न में से किस हर्बल दवा के लिए किया जाता है। ल्यूकोडर्मा जो किया जाता है हमारा, किस हर्बल दवा के लिए किया जाता है, तो ये जो किया जाता है हमारा, ये होता है ल्यूकोशिन। ठीक है, जो ल्यूकोशिन होता है इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ल्यूकोशिन जो होता है हमारा, सफेद जो ल्यूकोडर्मा हो जाता है, तो ल्यूकोशिन ही इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती। देख किसकी कोई हमारी इकाई नहीं होती, तो वो किसकी नहीं होती। देखिए घनत्व की होती है, विस्थापन की होती है, दाब की होती है, लेकिन जो सापेक्षिक घनत्व होता है इसकी हमारी कोई भी इकाई नहीं होती हमारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र। देखिए पुरुषों में क्या पाया, देखिए पुरुषों में हमारा क्या पाया जाता है, ये हमारा होता है 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो पुरुषों में होता है हमारा वाई गुणसूत्र पाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें सर जी कि एक्स या फिर वाई, यहाँ तक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही को वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा, पुनर्जनन का अर्थ क्या है। देखिए पुनर्जनन क्या होते हैं हमारे, तो ये एक प्रकार से होते हैं छोटे खंड के जीव के पूरे शरीर का निर्माण। जो हमारे छोटे खंड के जीव के पूरे शरीर का जो निर्माण करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। डीएनए का मूल मात्रक क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है, डी ऑक्सी राइबोसोम शर्करा इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन हमसे कह रहा है डीएनए का मूल मात्रक क्या है, तो कई लोग इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगा दें या फिर न्यूक्लियोसाइड्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फ्यूर। डीएनए का जो मूल मात्रक होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड्स। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपके साइंस से भी एग्जैक्टली क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं कि जीके के, देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने जीके के रखे हैं, तो देखिए अब लोग हम जीके पे पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आयशा टेक्नीशियन इंपॉर्टेंट जीके। फ्रेंड्स मैंने लिखा है अगर इंपॉर्टेंट जीके है तो कंफर्म देखिएगा, आपको क्वेश्चन के लेवल देख के आपको पता लग जाएगा किस लेवल के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री क्वेश्चन हमारा, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। देखिए बात कर रहा है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। एक एक करके जितने हमारे ये एक प्रकार से वायस राय हैं, इनको एक बार ध्यान से सुन लीजिए। बात करते थे लॉर्ड वायस राय, तो लॉर्ड जो वायस राय होता है हमारा, इसका कभी कभी हमसे कार्यकाल पूछ लेते हैं। तो कार्यकाल होता है हमारा सन 1786 से सन 1793 तक, ये होता है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल होता है। बात करते हैं लॉर्ड मेयो की, तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल होता है ये 1869 से लेकर के 1800, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1869 से लेकर के 1872 तक हमारा ये होता है हमारा लॉर्ड मेयो का कार्यकाल होता है। अब एक शब्द लिखा लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल होता है ये होता है सन 1813 से लेकर के, यहाँ पे 18 देखिए 1813 से लेकर के 1823 तक, ये 18 लिखा है यहाँ पे, 1813 से लेकर के 1823 तक हमारा लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल होता है। एक क्वेश्चन हमारा लॉर्ड हेस्टिंग से बनता है हमारा कि संगोली की संधि कब हुई थी, जो हमारी हुई थी ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी हमारी। तो संगोली की जो संधि हुई थी ये सन हुई थी 1816 में। याद रखें कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि संगोली की संधि कब हुई थी, सन 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुई थी हमारी। अब एक क्वेश्चन रहेगा लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि, सहायक संधि किसके समय हुई थी, ये हमारी हुई थी लॉर्ड वेलेजली के समय। लॉर्ड वेलेजली जो कार्यकाल होता है ये होता है सन 1798 से लेकर के सन 1805 ईस्वी तक होता है हमारा लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था, तो वो कौन सा व्यक्ति था भाई, मुगल सम्राट था हमारे जिसने अपने पिता को कैद किया और अपने भाई को मार डाला था, वो हमारा था औरंगजेब। औरंगजेब ने ही क्या किया था, अपने पिता को कैद करके अपने भाई को मार डाला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जितने भी हमारे मुगल साम्राज्य हैं एक बार ध्यान से सुन लीजिए। मुगल साम्राज्य में पहले हमारा क्या था, बाबर आया था। अगर बाबर आया था तो बाबर का हमसे कभी कभी काल भी पूछ लेते हैं, तो बाबर का जो काल था वो 1556 से लेकर के 1526 से लेकर के और 1530 तक, ये हमारा था बाबर का काल था हमारा। ठीक है, इसी में इसने युद्ध लड़े थे और जीते थे हमारे।
उसके बाद बाबर के बाद हमारा कौन आता है? बाबर के बाद आता है हमारा हुमायूं आता है। हुमायूं कब आया था? हुमायूं आया था सन 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी में। 1530 से लेकर के 1556 के बीच में किसका कार्यकाल था? तो वो हमारा हुमायूं का कार्यकाल था। हुमायूं के बाद सर जी कौन आया था? तो वो हमारा हुमायूं के बाद आया था अकबर आया था। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अकबर जो है राजगद्दी पर कब बैठा था? तो ये 1556 ईस्वी में बैठा था। तो अकबर का कार्यकाल हो जाएगा 1556 से 1605 तक। अब अकबर के बाद कौन आया था? तो अकबर के बाद हमारा जहांगीर आया था। ठीक है, अकबर के बाद जो जहांगीर आया था जिसका कार्यकाल 1605 से लेकर के 1627 तक चला था हमारा। अकबर को ही सॉरी जहांगीर को ही हम लोग सलीम के नाम से जानते हैं हमारा। और जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? तो वो 1605 ईस्वी में बैठा था हमारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो जहांगीर के बाद कौन आया? तो जहांगीर के बाद हमारा औरंगजेब आया था हमारा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हमारा कौन सा आया था? हमारा औरंगजेब आया था। तो एक एक करके यहाँ से सारी चीजें कंफर्म हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत आया था। देख कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये सन 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये 1946 में आया था। और ये कहाँ पर ये हुआ था? तो ये दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी हमारी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि जो कैबिनेट मिशन था हमारा, इसमें 3 व्यक्ति एक थे जिनका बहुत ही क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन में पूछा भी गया हमारा कई बार कि इसमें 3 व्यक्ति थे हमारे, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ठीक है, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन योजना में हमारे सम्मिलित थे। और इसी को ही हमारा और ये जो कैबिनेट मिशन था इसी के द्वारा किया गया था, संविधान का निर्माण किया गया था। इसी के द्वारा भारत का जो संविधान है ये हमारा निर्माण किया गया था हमारा कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? सन 1946। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? देखिए गांधी जी ने जिस आंदोलन का समर्थन किया था वो किया था हमारा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का हमारा गांधी जी ने क्या किया था? समर्थन किया था। और ये हमारा अनुच्छेद किस तहत किया था? ये हमारा अनुच्छेद 17 कहता था। छुआछूत वगैरह हमारा अस्पृश्यता के तहत आता था, अनुच्छेद के तहत हमारा। और ये 17 के तहत था। तो गांधी जी ने इसका क्या किया था? समर्थन किया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा? किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? देखिए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन जो मिला था हमारा वो आंदोलन था हमारा एक प्रकार से खिलाफत आंदोलन था और दूसरा हमारा असहयोग आंदोलन। दो जन आंदोलन थे, यानी एक था खिलाफत आंदोलन, दूसरा हमारा असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत तो है नहीं, असहयोग आंदोलन है हमारा जो 1919 से लेकर के 1922 के बीच में था। तो गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को दो का समर्थन किया था, एक था हमारा खिलाफत, दूसरा हमारा असहयोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 क्या हमारा कह रहा है कि 1857 में किस मुगल सम्राट ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? तो 1857 में जो मुगल सम्राट था स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था ये हमारा बहादुर शाह जफर द्वितीय था हमारा। इजी क्वेश्चन हमारा ये। क्वेश्चन हमारा 7 क्या कह रहा है हमारा? हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? देखिए जो हस्तक्षेप नीति का जो अर्थ होता है ये किससे संबंधित होता है? ये एक प्रकार से व्यापार पर नियंत्रण, व्यापार पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? हस्तक्षेप नीति का हमारा अर्थ होता है हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम लिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? तंजावुर के मंदिरों में किस नृत्य को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया? देखिए तंजावुर के मंदिरों में हमारा ऐसा कौन सा नृत्य था जिसको प्रोत्साहित किया और भाई अपनाया गया? तो वो हमारा था हमारा एक प्रकार से भरतनाट्यम। ठीक है, जो भरतनाट्यम था हमारा यही क्या किया? तंजावुर के मंदिरों में प्रोत्साहित किया गया और इसे अपनाया गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हमारा भाग लिया था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में हमारा कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये हमारा लिया था 72 प्रतिनिधियों। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। 1885 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन का इतना अच्छा मैंने वीडियो बना के रखा है, प्लीज आके देख लीजिए। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैंने कांग्रेस अधिवेशन से रखे, एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है हमारा? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो ये हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है हमारा। अजंता और एलोरा की गुफाएं हमारा महाराष्ट्र में स्थित हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? न्याय की चैन किसने स्थापित की? देखिए जो न्याय की चैन थी हमारी ये किसने स्थापित की थी? तो ये हमारे स्थापित करने वाला था जहांगीर। अब जहांगीर का काल अभी मैंने बताया कहां से कहा था? तो 1605 से लेकर के 1627 तक हमारा जहांगीर का कार्यकाल था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? देखिए राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये हमारी थी एलोरा।
ठीक है, एलोरा ही जो थी हमारी राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी। देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसमें कंफ्यूजन सा लग रहा है कि राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी या तो वातापी थी हमारी और या तो एलोरा थी हमारी। आई थिंक इसका राइट आंसर बी ही सही है हमारा, लेकिन आप लोग प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बाद में सर जी कहते हैं कि सर आपने रॉन्ग बता दिया है, तो हो सकता है इसका राइट आंसर थर्ड हो जाए। मैंने इसको काफी सर्च भी किया है, लेकिन मुझे सही इसका आंसर नहीं एग्जैक्टली मिल रहा है, तो प्लीज कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था। देखिए भारत कौन सा नहीं आया था भाई, मेगास्थनीज आए थे, वास्को डी गामा आया था, फायन आया था, लेकिन कोलंबस हमारा भारत नहीं आया था हमारा। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है हमारा, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, ये हमारे भाई महेश दास थे हमारे। राजा बीरबल की उपाधि हमारी महेश दास को दी गई थी। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है, करंट अफेयर क्वेश्चन है हमारा। दिसंबर 2021 में फीफा की 2022 के लिए अंतरराष्ट्रीय सूची में कितने भारतीय रेफरी चुने गए। तो अंतरराष्ट्रीय जो रेफरी जो चुने गए थे हमारे, ये थे 18। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेफरी हमारे भारतीय 18 रेफरी चुने गए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है हमारा, ये हमारा किया गया है हमारा बीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, जो बीवीएस लक्ष्मण था हमारा, लक्ष्मण जी है हमारे, उन्हीं को हमारे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नियुक्त किए गए हमारे। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है हमारा, किसके द्वारा भारत में 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की गई। देखिए 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की जो घोषणा की गई हमारी, ये है हमारा कौन सा, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या की गई, 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है हमारा, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी में द इकोनॉमिक टाइम्स के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया हमारा। तो इकोनॉमिक टाइम्स के लिए जो हमारा अध्यक्ष चुना गया हमारा, ये हमारे चुने गए मोहित जैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। अच्छा क्वेश्चन हमारा, रामनाथ कोविंद ने रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया, तो ये क्या कौन से किस देश में किया था, तो ये हमारा किया था बांग्लादेश में किया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 22 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अन्यात को देखा गया। दक्षिणी गोलार्ध में अन्यात को देखा गया था ग्रीष्मकाल, तो ये हमारा देखा गया था 21 दिसंबर को देखा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, सुपरनोवा क्या है। देखिए सुपरनोवा एक प्रकार से क्या होता है, तो ये हमारा होता है विस्फोटिक तारा। सुपरनोवा एक प्रकार से क्या होता है, तो ये हमारा होता है विस्फोटिक तारा होता है। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है, अंडमान निकोबार में किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड रखा गया। तो वो ऐसा कौन सा जो आइसलैंड था जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड रखा गया था, तो ये था हमारा रॉस आइलैंड। ठीक, जो रॉस आइलैंड था हमारा, इसी के लिए क्या किया गया था हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड रखा गया था। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। देखिए जो विश्व शांति स्तूप हमारा कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा राजगीर में स्थित है। राजगीर में क्या हमारा विश्व शांति स्तूप हमारा स्थित है। फ्रेंड्स आपके टोटल हमारे जितने जीके का पोर्शन आ रहा मैंने सारा का सारा इसमें कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा सर आज का टेस्ट कैसा था। प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे बहुत ही दुख होता है, कमेंट करता ही नहीं है कोई कि सर कैसा था। अब अगर अच्छा होगा तो मैं मुझे लगेगा हाँ ठीक है लेवल का है, अगर लेवल का नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर दे, इससे भी बेटर मैं टेस्ट लाने की कोशिश करूँगा सर कि और आपके एग्जाम में क्या क्या किस चीज़ें पूछी जा सकती है। प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। पेपर तक में कंप्लीट अब आप आज से रेगुलर आपका टेस्ट ही चलेगा, क्योंकि टेस्ट ही ऐसी चीज़ है जो आपको एग्जाम में बाहर निकलवा सकती है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा था पहले ऑनलाइन करूँ, लेकिन फ्रेंड्स ऑनलाइन में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई मुझे, तो मैं ऑफलाइन डाल रहा हूँ। तो हो सकेगा तो मैं ऑनलाइन भी क्लास कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।